प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस इंटरेस्टिंग रहा है। सुबह अगर आप देखेंगे ना, गिर रहा था लगातार, तो लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा गिर ना जाए, लेकिन आफ्टरनून होते होते तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड करें तब तक मार्केट मोस्टली रिकवर कर गया पहले के मुकाबले। तो देखिए, आज का अगर आप परफॉर्मर देखें तो बैंकिंग सेक्टर, कल भी बैंकिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा आया था, आज भी आउट परफॉर्मर रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। और उसमें भी ICICI बैंक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, HDFC बैंक का ही परफॉर्मेंस आज ठीक चल रहा है। और उसके अलावा रियलिटी का भी आज परफॉर्मेंस सेक्टर वाइज अगर आप देखें तो अच्छा चल रहा है। रीसेंट IPOs का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो हुंडई आज भी डाउन है और वारी एनर्जीज ऊपर ट्रेड कर रहा है। देखिए, आज का टॉपिक है दिवाली सेल चल रहा है ना, तो देखिए स्टॉक मार्केट में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो बेसिक चीज़ें क्या हैं। नंबर 1, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको करना ही होगा। शॉर्ट टर्म में अगर आप चाहेंगे कई गुना पैसा बना ले तो नहीं होगा। और नंबर 2 और वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आप लोगों को हमेशा बताया, वो है कि आपको आशावादी होना पड़ेगा, ऑप्टिमिस्ट होना पड़ेगा। नेगेटिव लोग स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसा कभी नहीं बना पाएंगे। ऑप्टिमिस्ट का मतलब ये हुआ कि आपको ये भरोसा होना चाहिए कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाएगा। क्योंकि अगर कोई बिल्कुल नेगेटिव पर्सन है ना, उसे लगता है ये सब कुछ डूब जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो वो तो मार्केट में टिकेगा ही नहीं। गलती से इन्वेस्टमेंट भी कर दिया तो मार्केट थोड़ा बहुत गिरेगा, वो भाग जाएगा। ठीक है, तो मार्केट देखिए बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है। कल के वीडियो में भी मैंने बताया और काफ़ी समय से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मार्केट वोलाटाइल ही रहेगा। जब तक ये वैल्यूएशंस थोड़ा रीजनेबल नहीं हो जाता है तब तक मार्केट इसी तरह का रहेगा। यहाँ से और भी गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अच्छा यही होगा कि रिस्क प्रोफाइलिंग चेक करें आप। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो वहाँ तो कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। शॉर्ट टर्म हिकअप्स, ये जो मार्केट थोड़ा बहुत ना 8, 9, 10% का ऊपर नीचे ये चलता रहता है। जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे ना 10-20 ईयर्स, तो ये सब कई बार देखने को मिलेगा। हर एक कुछ महीने पे ये सब होता रहता है, साल में तो 2-3 बार ज़रूर आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपको डर लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो शायद इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही नहीं है। और अगर आप इस पीरियड को झेल रहे हैं या फिर झेल लेंगे तो ऑफकोर्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर आप टिके रहेंगे तो अच्छे रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो कि काफ़ी समय से इनफैक्ट मैं आपको बता भी रहा हूँ, कि जो भी हमारा एक्सपेक्टेशन है ना उसे थोड़ा कम करके रखें, रिटर्न एक्सपेक्टेशन। क्योंकि स्टॉक मार्केट देखिए कैसे मूव करता है, आपका इकोनॉमी कैसा कर रहा है, कंपनीज का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, उसके आधार पे स्टॉक मार्केट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मूव करता है। शॉर्ट टर्म में तो प्योर लक है ना, सेंटिमेंट पे डिपेंड करता है, कहाँ पे क्या हो गया उसके आधार पे थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे होता है। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म आपके इकोनॉमी पे डिपेंड करेगा, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उस कंट्री का इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसा है, जो कंट्री में कंपनीज़ हैं, लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म मोस्टली इसी पे डिपेंड करता है। तो इंडिया का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का GDP ग्रोथ रेट कितना हुआ था, 8.2%। इस साल का कितना एक्सपेक्टेड है फाइनेंशियल ईयर का, RBI बोल रहा है 7.2%। उससे नीचे IMF और वर्ल्ड बैंक बोल रहा है 7%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर आप सुनेंगे तो वो बोल रहे हैं कि भाई 6.5 to 7%। ठीक है, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI दोनों का एक ही टारगेट्स होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, RBI का टारगेट अलग होता है, वो है 7.2% का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर आप देखेंगे GDP, मतलब प्रेडिक्शन ही है, तो वो मानकर चल रहा है कि रफली 6.5 to 7% के आसपास का GDP ग्रोथ इस फाइनेंशियल ईयर में होगा। गोल्डमैन सैक्स का मानना है 6.5% का GDP ग्रोथ रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गोल्डमैन सैक्स सबसे कम ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई 6.5% के आसपास का एक्सपेक्टेशन रहेगा, जबकि RBI का एक्सपेक्टेशन है 7.2% का। तो देखिए, वर्ल्ड का अगर आप ग्रोथ देखेंगे ना तो IMF का जो रिपोर्ट आया उसके अनुसार वर्ल्ड अबाउट 3.2 to 3.3% के आसपास का ग्रोथ रहेगा। US का भी ग्रोथ अबाउट 3 to 3.5% के आसपास का रहेगा। चाइना का ग्रोथ अबाउट 4.8% के आसपास रहेगा। तो वर्ल्ड का जो एवरेज ग्रोथ है उससे इंडिया का अगर आप सबसे ज़्यादा जो पेसिमिस्ट फिगर है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गोल्डमैन सैक्स का है 6.5% के आसपास, वो भी अगर आप मान कर चले तब भी इंडिया जो वर्ल्ड का एवरेज ग्रोथ है उससे अबाउट 3 to 3.5% ज़्यादा ग्रो करेगा। रफली 3% तो बिल्कुल वहाँ से ज़्यादा ग्रो करेगा ही। देखिए, ये जो भी डिटेल्स हैं, आप ऑप्टिमिस्ट हैं, पेसिमिस्ट हैं, जो कुछ भी है,
ठीक है, ये जो डिटेल्स हैं, जो डेटा पॉइंट्स है, उसे देखकर ये बिल्कुल लगता है कि एज़ कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, मतलब मेजर कंट्रीज़ को भी अगर आप वर्ल्ड में देख लें, उसके मुकाबले इंडिया का जो ग्रोथ रहेगा वो ज़्यादा होगा और मोस्टली काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो इंडिया का ना ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों हो रहा है अगेन हम डिस्कस करेंगे आगे। तो 8.2% से 7% के आसपास और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तो 6.5% के आसपास दिया जा रहा है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के साथ हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में ही ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये जो ग्रोथ है धीरे धीरे कम हो रहा है और ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि कम होता ही जाएगा, सिक्लिकल है, क्योंकि कोविड के बाद से आपने देखा लगातार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था ना, तो नेचुरली 3-4 साल का उतना अच्छा परफॉर्मेंस, तो सिक्लिकल थोड़ा तो डाउन होगा ही। पेंट अप डिमांड के बारे में ऑलरेडी मैंने कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस किया ना, तो पेंट अप डिमांड जो भी कोविड का था, 2 साल कोई खर्च नहीं हुआ, तो वो खर्च अब निकला, पैसा बाहर निकला, बहुत जीडीपी ग्रोथ रेट आपका बहुत हुआ, आपका कंजम्पशन बहुत हुआ, कंपनीज़ का परफॉर्मेंस बहुत हुआ, तो धीरे धीरे तो बिल्कुल सिक्लिकल है, थोड़ा डाउन होगा। तो वही डाउनवर्ड साइकिल फिलहाल चल रहा है। इस साल पहले के मुकाबले थोड़ा डाउन हुआ, नेक्स्ट ईयर भी आप देखेंगे थोड़ा और डाउन होगा और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स वो ऊपर भी जाएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा डाउन चलेगा। लेकिन हाँ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अगर आप देखें इंडिया एज अ ग्रोथ स्टोरी, तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं सिर्फ खुद से नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप ज़्यादातर जो मेजर इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, ब्रोकरेज फर्म्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं या फिर इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, उनका भी अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो उससे सुनकर यही लगता है कि अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मतलब बनता है। देखिए स्टॉक मार्केट अप डाउन लगा रहता है ना, आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, अनफॉर्चुनेटली मार्केट गिर गया, आपका 100 रुपीज़ बन गया 70-80 रुपीज़ हो सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई निकल गया तब तो उसको लॉस हुआ और उस तरह का बंदा फिर से मार्केट में वापस भी नहीं आएगा, उसे लगा ये तो बेकार है, जुआ है, पैसा डूब गया। लेकिन जो टिका रहा वहाँ पे 70-80 जो उसका नीचे चला गया वो टिका रहा, तो वही फिर से वो 100 जो है आपका 150, 200, 300 लॉन्ग टर्म में वो रिटर्न्स आते हैं। पहले ऐसा हो चुका है और ऐसा नहीं कि फ्यूचर में ऐसा नहीं हो जाएगा। जब तक इंडिया एज इकोनॉमी अच्छा करता रहेगा, कंपनीज़ का परफॉर्मेंस आता रहेगा, तो बिल्कुल रिटर्न्स भी आता जाएगा। सिर्फ जैसा मैंने आपको बोला, रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम करके रखें। देखिए यहाँ पे आप रिटर्न्स चेक कर सकते हैं ना कि इंडिया का रिटर्न्स कैसा रहा है 2000 से, तो 2000 से 2024 का अगर आप देखें अभी तक का परफॉर्मेंस, तो आप क्लियरली देख सकते हैं ना कि ज़्यादातर मार्केट ऊपर ही गया है। और ये भी देखें कि जब मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है तो उसके बाद बहुत तेज़ी से नीचे भी गिरता है, और जब बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है तो बहुत तेज़ी से ऊपर भी जाता है। कई बार आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा में। लेकिन साथ ही आपको ये भी आप देखिए कि 2012 से मार्केट गिरा नहीं है, इंडियन मार्केट थोड़ा बहुत गिरा है या फिर फ्लैट रहा है, ज़्यादातर केसेस में ऊपर गया है। लेकिन हाँ, इस बीच मार्केट कोई बहुत तेज़ी से ऊपर भी नहीं गया है और बहुत तेज़ी से नीचे भी नहीं गया है। इसीलिए आप ये एक्सपेक्ट करके नहीं चले कि मार्केट कोई बहुत तेज़ी से यहाँ से गिर सकता है, ठीक है। मोस्टली मतलब एक प्राइस करेक्शन होता है, एक टाइम करेक्शन होता है। प्राइस करेक्शन मीन्स बहुत तेज़ी से मार्केट गिर गया, तो प्राइस करेक्शन के चांसेस कम है। एक तो मार्केट एक साल में ऐसा नहीं कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न आया है, ये रिटर्न जो भी आया है या वैल्यूएशन जो बढ़ा है वो धीरे धीरे बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। तो वो एक रीज़न है। दूसरा, इंडिया से पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब इंडिया का पैसा, बाहर से तो पैसा लगातार निकल ही रहा है, इंडिया का पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है और आने वाले समय में और भी लगता है कि और इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए कोई बड़ा करेक्शन एक साथ ना होता है ना, 1-2 दिन में ही 5%, 10% मार्केट का गिर जाना, वैसा फिलहाल नहीं लग रहा है कि होगा। मोस्टली टाइम करेक्शन, पेनफुल, आप देख रहे हैं ना, कभी थोड़ा ऊपर जा रहा है, कभी फ्लैट रह रहा है, कभी गिर जा रहा है। तो यही धीरे धीरे 2-3 महीने में इस तरह का पेनफुल गिरता रहेगा और मोस्टली वैल्यूएशंस को थोड़ा अट्रैक्टिव करेगा। उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर भी जाएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा गिरता रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस महीने अभी तक DIIs और FIIs ने स्टॉक मार्केट्स में क्या किया है, इंडियन स्टॉक मार्केट्स में। देखिए DIIs का अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव है ना, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास का नेट इन्वेस्टमेंट हुआ है, जबकि FIIs का 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा बेचा है उन लोगों ने। हाँ, तो FIIs तो लगातार बेच रहे हैं। देखिए पूरा अक्टूबर एक बार भी उन्होंने, नेट की बात बोल रहा हूँ, देखिए खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, लेकिन ओवरऑल उसका फ़र्क क्या पड़ता है उसके बारे में बात बोल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बेच ही रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, लेकिन हाँ बेच ज़्यादा रहे हैं और वो फिगर 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है। एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब आपको नेट पॉजिटिव दिखेगा FIIs में, और DIIs में आपको एक भी दिन ऐसा नहीं मिलेगा जब आपको नेट नेगेटिव मिलेगा। तो DIIs लगातार खरीद
खरीद रहे हैं और एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं। एफआईआईज ऑफ कोर्स जो बाहर से इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, बड़े बड़े प्लेयर्स, उनको बोलते हैं एफआईआईज। और डीआईआईज इंडिया के जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गया, पेंशन फंड्स हो गए, लाइक ईपीएफओ भी अपना इन्वेस्टमेंट करने लगा है अब तो इंडियन मार्केट्स में। तो देखिए यहाँ पे आप लोग के जीडीपी रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज आए हैं, उसको थोड़ा कवर अप कर लेते हैं कि आरबीआई इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट क्यों है, गवर्नमेंट या फिर दूसरे एजेंसीज थोड़ा सा उन्हें क्यों लग रहा है कि नहीं आरबीआई के मुकाबले कम आएगा। देखिए सबसे पहले तो अगर आप क्रेडिबिलिटी की बात करें ना, तो आरबीआई मतलब सिर्फ इस गवर्नमेंट की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, शुरू से गवर्नमेंट और आरबीआई का अगर आप क्रेडिबिलिटी की बात करें तो आरबीआई का क्रेडिबिलिटी हमेशा ही ज़्यादा रहा है, हमेशा से, सिर्फ अभी नहीं बोलो, हमेशा से। तो अगर आरबीआई ने 7.2% का फिगर दिया है तो ऑफ कोर्स हमें कुछ हद तक तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। देखिए आरबीआई के गवर्नर को अगर आप देखें ना, कल भी मैंने आपको बताया था, लगातार दूसरी बार A+ ग्रेड मिला है। मतलब वर्ल्ड में जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं ना, उनको रेटिंग दिया जाता है। सेंट्रल बैंक का परफॉर्मेंस किस चीज़ पे मेज़र किया जाता है? इन्फ्लेशन कैसा आप मैनेज कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कैसे मैनेज कर रहे हैं, ग्रोथ को कैसे हैंडल कर रहे हैं, करेंसी को कैसे हैंडल कर रहे हैं, इसके बेसिस पे ग्रेडिंग दिया जाता है। आरबीआई गवर्नर को ये लगातार दूसरी बार मिला है। तो देखिए पूरा वर्ल्ड भी ये मानता है कि इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। एनी हाउ अगर 7.2 नहीं भी आता है, 6.5 के आसपास भी आता है, फिर भी जो दूसरे मेजर इकनॉमीज़ हैं उनसे हम बहुत ज़्यादा आगे रहेंगे जीडीपी ग्रोथ वाइज, और एवरेज ग्रोथ जो है वर्ल्ड का उससे भी बहुत ज़्यादा ऊपर होंगे। देखिए जीडीपी का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज बनते हैं उसका जो फाइनल वैल्यू आता है ना, उसे ही अगर आप ऐड अप करेंगे तो जीडीपी बनता है। यहाँ पे देखिए आप डिटेल में देख सकते हैं कि जीडीपी का कंपोनेंट क्या क्या होता है। तो जीडीपी कैलकुलेट 3 तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत पॉपुलर तरीका है एक्सपेंडिचर मेथड। तो यहाँ पे आप एक्सपेंडिचर मेथड के डिटेल चेक कर सकते हैं। तो देखिए एक्सपेंडिचर में सबसे बड़ा जो कंपोनेंट होता है वो कंजम्पशन, हमेशा हम लोग बोलते हैं ना कंजम्पशन, ऑलमोस्ट 60% के आसपास। और उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का कंपोनेंट होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट्स का कि जो ना कंपनीज़ हैं उनका इन्वेस्टमेंट कैसा चल रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में नेट एक्सपोर्ट देखा जाता है। तो हमारे यहाँ तो एक्सपोर्ट थोड़ा कम होता है, इंपोर्ट ज़्यादा होता है, तो ये नेगेटिव थोड़ा आएगा। तो यहाँ पे देखिए कंजम्पशन अगर आप देखेंगे तो थोड़ा डाउन हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। उसी तरह से एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट भी देखेंगे तो एक्सपोर्ट थोड़ा कम हो रहा है, इंपोर्ट तो ठीक ठाक ही होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, जो ज़रूरत है वो हम लेंगे ही। और साथ ही अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट भी, जो कंपनीज़ का इन्वेस्टमेंट है ना, जो कैपेक्स हम बोल रहे हैं, वहाँ पे तो ऑफ कोर्स थोड़ा जितना एक्सपेक्टेशन था उतना नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिंग आपको पता है इलेक्शंस के कारण बुरी तरह से हिट हुआ है, तो 3-4 महीने वहाँ बर्बाद हो गए। तो गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बुरी तरह से हिट हुआ है। और यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो भी इस साल 15 to 20% कम होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हिट हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट का भी हिट हुआ है, कंजम्पशन भी थोड़ा कम होकर आ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी थोड़ा बहुत हिट हो रहा है। जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनका भी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वहाँ भी जो उम्मीद था उससे थोड़ा कम हो रहा है। तो देखिए ओवरऑल बिल्कुल सही बात है, तो जीडीपी तो थोड़ा कम होगा ही। सारे जो आपके पैरामीटर्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे तो थोड़ा बहुत सभी जगह हिट हो रहा है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं ना कि 8.2% से ऑफकोर्स इस बार काफ़ी कम आएगा जीडीपी। तो जीडीपी पे फ़र्क पड़ेगा, खासकर जो लास्ट क्वार्टर का जीडीपी आएगा ना इस बार, जो अब आएगा एक थोड़े समय के बाद लास्ट क्वार्टर का जीडीपी फिगर, वहाँ पे आप देखेंगे निगेटिविटी आपको देखने को मिलेगा। निगेटिविटी मीन्स थोड़ा घटकर होगा, ऐसा नहीं कि निगेटिव हो जाएगा, जीडीपी का फिगर थोड़ा घटकर आएगा। इसीलिए मार्केट में बोला जा रहा है कि देखिए आरबीआई कब रेट कट करेगा। तो देखिए इस बार के जीडीपी फिगर पे भी ये डिपेंड करता है कि आरबीआई पॉजिटिव क्यों है। तो आरबीआई को देखिए पॉजिटिविटी का रीज़न ये है कि इस बार मानसून ठीक ठाक रहा है, ठीक है। तो लग रहा है कि जो रूरल डिमांड है ना वो थोड़ा बढ़ रहा है, बढ़ भी रहा है। हमने देखा था रिजल्ट्स में ना, सभी लोग बोल रहे हैं, सारी कंपनीज बोल रहे हैं कि भाई रूरल डिमांड जो है वो पहले के मुकाबले बढ़ रहा है और आने वाले समय में और बढ़ेगा। तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। मॉनसून ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये पॉजिटिविटी है। प्लस आरबीआई को लगता है कि जो कंपनीज़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना वो थोड़ा और बढ़कर आएगा। तो ये सब थोड़ा एक कुशन देगा जिसके कारण जीडीपी ग्रोथ रेट पहले के मुकाबले ज़्यादा नहीं घटना चाहिए, आरबीआई को ये लग रहा है। लेकिन यहाँ पे कैच ये आ जा रहा है ना कि रूरल डिमांड तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन सरप्राइजिंगली हमारा अर्बन डिमांड कम हो रहा है, ठीक है।
तो देखिए किसी भी कंपनी का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको सही बात है कि रूरल से भी थोड़ा बिजनेस आता है, लेकिन ज़्यादा बिजनेस तो अर्बन से ही आता है ना, क्योंकि ज़्यादा पैसा तो यहीं पे है। अगर आप एचयूएल को देखिए, एचयूएल टिपिकल है ना, वहाँ रूरल से भी 1/3 से भी ज़्यादा का बिजनेस है वहाँ आता है। तो वहाँ ठीक बात है, रूरल अच्छा कर रहा है तो वो थोड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन ज़्यादा बिजनेस तो उसका भी अर्बन है ना। अगर अर्बन ही डाउन होने लगेगा तब तो फिर नेगेटिव असर पड़ेगा। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसीलिए मतलब अगर आप एक्सपर्ट्स का भी सुने तो बोला जा रहा है कि भाई आरबीआई लेट्स सी कब रेट कट करेगा। अब रेट कट का थोड़ा बात होने लगा है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ रेट अगर आपका घट रहा है ना तो आपको रेट कट जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि सबका लैग इफेक्ट होता है। जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो उसका असर इकोनॉमी में आने में कई महीने लग जाते हैं। उसी तरह से जब आप इंटरेस्ट रेट कट करेंगे तो उसका असर इकोनॉमी पे आने में कई महीने लग जाते हैं। तो देखते हैं इस बार का जीडीपी फिगर। देखिए अगर थोड़ा बहुत कम होता है तब तो आरबीआई को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आरबीआई के पास देखिए यही कंफर्ट है, इसीलिए रेट कट की बात ही नहीं बोल रहा है आरबीआई, क्योंकि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट ठीक ठाक आ रहा है। लेकिन जब जीडीपी ग्रोथ अगर उम्मीद से अगर कम आ गया तब आरबीआई पे प्रेशर पड़ेगा कि नहीं अब तो हमें रेट कट जल्दी करना होगा। इसलिए मैंने पहले भी आपको बताया, अगर जीडीपी फिगर काफ़ी कम आ जाता है तब तो दिसंबर में ही शायद रेट कट की बात होने लगेगी। और अगर ठीक ठाक आता है, थोड़ा बहुत कम तो हम मान कर ही चलें, थोड़ा बहुत कम होता है तो फर्क नहीं पड़ता है, नेक्स्ट ईयर से ही रेट कट इंडिया में स्टार्ट होगा। कंपनीज का जो परफॉर्मेंस डाउन चल रहा है ना, उसका रीज़न क्या है ये समझना जरूरी है। इससे आपको समझ में आएगा कि फ्यूचर में किस तरह का परफॉर्मेंस आ सकता है। तो देखिए रीजंस क्या है। तो एक्सेसिव रेनफॉल बोला जा रहा है कि भाई कहीं कहीं बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ, उसके कारण डिमांड हिट हुआ। दूसरा बोला जा रहा है रॉ मटेरियल कॉस्ट। सही बात है ना कि एडिबल ऑयल, पाम ऑयल, टी लीफ सबका प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर गया। फूड इन्फ्लेशन मोस्टली मैं बोल रहा हूँ, उसके कारण कंपनीज का जो रॉ मटेरियल है, खासकर एफएमसीजी कंपनीज, तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसीलिए उनका प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये सब बुरी तरह से हिट हुआ है। तो ये रीज़न है। उसके अलावा ऑफ कोर्स हमने डिस्कस किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें इलेक्शंस के कारण काफ़ी कमी आया, उससे भी हिट हुआ। उसके अलावा अर्बन डिमांड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो भी धीरे सिक्लिकल है। पेंटम डिमांड था, उसके कारण बहुत ज़्यादा खर्च हुआ, उसके बाद वो डिमांड अब कम होने लगा है। तो ये सब कुछ रीजंस है जिसके कारण जो कंपनीज हैं उनका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। अब 1 to 1 देखते हैं। देखिए एक्सेसिव रेनफॉल, तो इस बार रेनफॉल देखिए जो हम बोलते हैं ना अच्छा रेनफॉल, तो उसमें ये होता है, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, कहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहीं थोड़ा कम होता है, कहीं ठीक ठाक होता है। हम एवरेज बोलते हैं कि इस बार मानसून ठीक रहा है, उसी के आधार पर। तो इस बार रेनफॉल सही बात है अच्छा रहा है। तो एक्सेसिव रेनफॉल हुआ है कहीं कहीं, आई एग्री, लेकिन ओवरऑल ठीक रेनफॉल हुआ है। इसी कारण जो एटलीस्ट जो रूरल डिमांड था पहले, जो कि कोविड के बाद से बिल्कुल डाउन एंड आउट था, वहाँ एटलीस्ट पॉजिटिविटी आया, तो वहाँ से एक पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है। दूसरा रॉ मटेरियल कॉस्ट, फूड इन्फ्लेशन। देखिए फूड इन्फ्लेशन बढ़कर आया था ना, लास्ट मंथ का इन्फ्लेशन देखेंगे और इस मंथ का भी इन्फ्लेशन अक्टूबर मंथ का बढ़कर आएगा। ठीक है, ज़्यादा मतलब बढ़कर मतलब थोड़ा ज़्यादा 5% के आसपास। लेकिन नवंबर से आप देखेंगे कि फूड इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो मानसून अच्छा खासा हुआ है तो हमारा जो क्रॉप्स है वो भी ठीक ठाक होगा ना, उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, तो उसके कारण फूड प्राइसेस जो हैं वो धीरे धीरे कम होंगे। तो नवंबर दिसंबर ऑनवर्ड्स देखेंगे कि फूड इन्फ्लेशन हमारा थोड़ा कंट्रोल में आएगा। ओवरऑल जो इन्फ्लेशन का फिगर है वो भी 4.5% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए देखिए रेनफॉल ठीक ठाक है, जो पहले प्रॉब्लम था एक्सेसिव रेनफॉल उसको आप निगेट कर सकते हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है जिसके कारण कंपनीज का परफॉर्मेंस हिट हो रहा है, वहाँ पे काफ़ी हद तक कंट्रोल में आएगा। गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ भी अब तेज़ी से स्टार्ट हो चुका होगा, तो वहाँ भी पॉजिटिविटी आएगा। प्रॉब्लम सिर्फ अर्बन डिमांड का है, वहाँ ऑफ कोर्स टाइम लगेगा। देखिए बाकी फैक्टर्स तो मुझे लगता है कि मोस्टली रिकवर हो जाएगा, लेकिन अर्बन डिमांड टाइम लगेगा ना। पेंट अप डिमांड खत्म हुआ, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली वापस आ जाएगा, मे बी कुछ क्वार्टर्स वहाँ धीरे धीरे वापस आएगा। बट हाँ मोस्टली अगर ज़्यादातर चीज़ों को अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि जो अर्निंग ग्रोथ है धीरे धीरे इंप्रूव करेगा। खासकर इस क्वार्टर, ये आपको पता है फेस्टिवल सीजन है, ज़्यादातर कंपनीज़ का अगर आप सेल्स देखेंगे ना पूरे साल का 20-30% सेल्स इसी पीरियड में हो जाता है, इस क्वार्टर में ही। और ये क्वार्टर मोस्टली अच्छा ही होता है ज़्यादातर कंपनीज़ का, तो यहाँ से एक बूस्टअप मिलेगा इकोनॉमी को, ज़्यादातर कंपनीज़ को। और डाउन तो देखिए थोड़ा डाउन तो है और आने वाले समय थोड़ा डाउन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर से आप देखेंगे जब इंटरेस्ट रेट कट स्टार्ट होंगे तो कुछ महीने के बाद उसका असर होने लगेगा और उसके बाद फिर से
पूरे इकोनॉमी में एक पॉजिटिविटी आएगा और फिर से आप देखेंगे जीडीपी ग्रोथ रेट इंप्रूव होने लगेगा, कंपनीज का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होने लगेगा। देखिए ये सब चीज़ें हैं ना कई बार होंगी, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इकोनॉमी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये चलता रहता है, सिक्लिकल चीज़ें हैं। अगर कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा परेशान आइडियली हमें नहीं होना चाहिए। अगर आपने रिस्क प्रोफाइल सही से चेक किया है, आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव के आसपास है या फिर मॉडरेट भी है और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, 5 साल 10 साल 20 साल, तो वहाँ पे ये सब कंसर्न नहीं होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म तक मार्केट में टिके रहेंगे तो मोस्टली आपका परफॉर्मेंस, मतलब जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक होगा। हाँ, रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन है थोड़ा कम करके रखें, मतलब एवरेज रिटर्न होता है ना अबाउट 14% के आसपास लॉन्ग टर्म हम बोलते हैं, तो मे बी 12% के आसपास का रिटर्न एक्सपेक्टेशन लेकर चलें, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ा हमारा कम हो रहा है और इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन को अगर आप ऐड अप करेंगे तो थोड़ा कम होकर आएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और रिटर्न आ भी चुका है ना, पिछले कुछ सालों से रिटर्न बहुत ज़्यादा आया है, तो मे बी मीडियम टर्म में एटलीस्ट जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है थोड़ा कम लेकर चले। देखिए 12% का रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है, अगर वो भी हम जनरेट कर पाए मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो ह्यूज रिटर्न्स है। तो देखिए ओवरऑल अगेन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, नथिंग टू वरी, हमें आइडियली कंटिन्यू करना चाहिए। लमसम अगेन आप लोग का बहुत क्वेरी आता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मार्केट यहाँ से और भी गिर सकता है, ठीक है। मार्केट गिर सकता है, पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट नहीं करें तो अच्छा होगा, धीरे धीरे करें। एसआईपी एसटीपी करें तो बहुत अच्छा है, हेडेक ही नहीं है, लेकिन अगर बड़ा पैसा करना है मे बी 3-4 ट्रांचेज में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।